हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो बेसिकली ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है एंड इजी है, इसके साथ साथ में इंटरेस्टिंग है। काफ़ी नई सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप सीखोगे कि कैसे हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, कार्बन क्या है, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं। वैसे जो कार्बन है उसके कंपाउंड्स हर जगह पे मिल जाएंगे आपको। आप खाना जो खाते हो, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोस यानी कि जो आप कपड़े पहनते हो, या फिर आपके डीएनए, आरएनए, हर जगह पर कार्बन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। सो कार्बन का जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस ट्रिलियंस होते हैं। पिछली बार सीबीएसई में जो भी पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था कि कार्बन के इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड क्यों हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन एक्चुअल में इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता क्यों है, क्यों वो सभी के साथ फ्रेंडली है, क्यों वो सबको कहता है कि विल यू बी माई फ्रेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंटेंट क्या है हमारा, बॉन्डिंग इन द कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड। देखो, हमने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर रहा होता है, तो लूज करने वाले एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और गेन करने वाले एटम पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते थे? आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के बीच में क्या थी? आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको हमने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया था। और आयनिक बॉन्ड्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स, जो भी आपका कंपाउंड है, जैसे NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट कोवेलेंट बॉन्ड का सीन दूसरा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वहां पर ट्रांसफर नहीं होते। जैसे एक एटम कोई ए है, दूसरा एटम बी है, तो ए कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी कहता है कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, चलो हम बॉन्ड बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ए देगा और एक इलेक्ट्रॉन बी देगा, और उनके बीच में क्या बन जाएगा? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ स्लाइड्स में। तो कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर के बारे में जानेंगे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। एलोट्रोप्स का मतलब होता है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक एलिमेंट कोई अपनी एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बेसिकली एलोट्रोप्स जो होते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे डिफरेंट होती है। जैसे एक डायमंड है और C60 फुलरीन एंड ग्रेफाइट, ये तीन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के आपके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड के बारे में, C60 बकमिंस्टर फुलरीन्स। बकमिंस्टर जो आर्किटेक्ट थे एक, तो उनके नाम पर C60 बकमिंस्टर फुलरीन नाम पड़ा था। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जैसे मैंने बताया था कार्बन के मिलियंस एंड ट्रिलियंस कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो इसकी वर्साटाइल नेचर के कारण एग्जिस्ट करते हैं। उसकी कार्बन जो होता है, दो चीजें खास बात होती हैं उसकी, जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहला टेट्रावेलेंसी, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरी कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन से डिस्कस करेंगे, 4 बॉन्ड बनाने वाली। और कैटिनेशन, दैट मींस कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है आपका। ठीक है, और उनके बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे हमने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में जब आयनिक कंपाउंड पढ़े थे, तो जो कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, होते हैं जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए गए हैं, रॉक साल्ट्स से ऑब्टेन किए गए हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। और जो कंपाउंड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन किए गए हैं, जनरली जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एटम्स के साथ में, एलिमेंट्स के साथ में जो कंपाउंड होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कार्बन्स और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड में सारे के सारे जब बहुत सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इनके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो, कोई डबल या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो। अनसैचुरेटेड में क्या हो जाता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स। एंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या लिखा हुआ है? कार्बन an element which is of immense significance to us in both in elemental form and in combined form। यानी कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही इमेंस सिग्निफिकेंस रखता है, यानी कि
बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कौन सी फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में भी। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है जैसे वो एग्जिस्ट करता है, जैसे आपकी कोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या C60 फुलरिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता ही है कि डायमंड काफी बहुत ही महंगा सब्सटेंस है, महंगा एलिमेंट है, तो उसकी बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं। डायमंड को एज ए कटिंग टूल के तौर पे यूज करते हैं, या फिर ज्वेलरी के तौर पे भी यूज करते हैं। सो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा ग्रेफाइट भी कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म ही है। तो ग्रेफाइट के भी बहुत ही एक्सेसिव यूज हैं, जैसे एज ए लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। बाल बेरिंग्स सुने आपने, बाल बेरिंग्स में फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो पेंसिल जो आती होती है आपकी, पेंसिल में ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, वो भी क्या होता है आपका? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। C16 फुलरिन्स के भी काफी सारी यूजेस होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। सो कार्बन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एलिमेंटल फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कि कार्बन किसी दूसरे एटम्स के साथ या खुद के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? कंपाउंड बना लेता है। तो इसका सबसे बढ़िया सा एग्जांपल क्या है? मेथेन गैस है। CNG गैस होती है जो कंप्रेस नेचुरल गैस। तो बायोगैस में जो मेथेन गैस आपकी, उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, व्हीकल्स रन करते हैं, या फिर आपकी जो घरों में सिलेंडर होते हैं LPG वाले, तो उसमें ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होती है, वो भी कार्बन का ही कंपाउंड होती है। या फिर विनेगर आपने सुना था, विनेगर भी किसका कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आजकल, जो सैनिटाइजर्स आते हैं अल्कोहल बेस्ड ऑन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रेजेंट होती है, आइसोबेटाइल अल्कोहल प्रेजेंट होती है, और डिफरेंट काइंड के अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। वो भी जनरली कार्बन के कंपाउंड है और ऑक्सीजन के कंपाउंड है, उसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सारी की सारी हम ये कंपाउंड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड? देखो, अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, तो उसको अगर बर्न करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होंगे? तो एक बेसिकली सिंपल सी चीज होती है, जब भी हम किसी कार्बन के कंपाउंड को बर्न करते हैं, दो चीज हमें पक्का मिलती है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी वाटर। क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दूसरी वाटर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं मैथेन गैस बर्न कर रहा हूँ। मैथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ CH4, ये हमारी मैथेन गैस है। तो ऑब्वियसली कंबशन जब होता है, यानी कि कंबशन और बर्निंग एक ही चीज है। कंबशन जब होता है तो किसके प्रेजेंस में होता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सो CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड करेगी ये? इट विल प्रोवाइड, एक तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड सेकंड क्या बनेगा हमारा? वाटर मॉलिक्यूल्स। और साथ में क्या निकलता है? ऑब्वियसली हीट निकलती है, क्योंकि बर्निंग जो कंबशन है वो कैसा प्रोसेस है हमारा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो दो चीजें याद रखना कि CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इफ वी बर्न ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, एंड सिंस बर्निंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो लोड्स ऑफ हीट इज आल्सो लिबरेटेड, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के कंपाउंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो, फूड, क्लोथ्स, फूड, फूड में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, स्टार्च कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो अपना जो भी फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक पेड़ पौधों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल में जनरली क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम रूट्स एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो जनरली फूड बनता है वो क्या बनता है? सबसे छोटे यूनिट होते हैं उसकी ग्लूकोज। इसके अलावा जैसे इसके अलावा जो आपकी स्टार्च होती है, सेलुलोज से उसका टबर बनता है, ठीक है ना। तो फूड जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, वो किसके फॉर्म में होता है? कार्बन के कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लोथ्स, यानी कि जो क्लोथ्स पहनते हैं वो भी किसके कंपाउंड के हैं? कार्बन के कंपाउंड है। मेडिसिन, सम मेडिसिन आल्सो बेस्ड अपॉन द कार्बन कंपाउंड्स। बुक्स, बुक्स भी जनरली किससे बनती हैं? कई पेड़ों की जो छाल है उससे बनती है, तो वो भी क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स है। एंड मेनी अदर थिंग्स दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। कोई भी स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर, वो किसकी बेस्ड पर है? कार्बन बेस्ड है। आपकी बॉडी में भी कार्बन कंटेंट काफी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? अर्थ के अंदर, यानी कि भूभाग, उसका जो अंदर वाला भाग है, तो उसके क्रस्ट में बहुत सारा ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड इन एटमोस्फियर इट इज द क्वाइट माइग्रे,
दैट मीन्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन इन आवर एटमोस्फियर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सा है, ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एयर में पूछा गया था। द अर्थ क्रस्ट हैज द ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होती हैं, जैसे कार्बोनेट्स हो गए हमारे, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो या फिर जो आपके जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कोल की फॉर्म में या फिर पेट्रोलियम की फॉर्म में। एंड इन एटमोस्फियर में किसकी प्रेजेंस में प्रेजेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कितना, 0.03%। तो एक नंबर में सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, जो पिछला अभी सैंपल पेपर हुआ, मतलब सीबीएसई जो है पेपर रिलीज करती है, फाइनल पेपर से पहले एक सैंपल पेपर रिलीज करते हैं, सैंपल पेपर में आया हुआ था ये कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, याद रखना आपको। सो इन स्पाइट ऑफ दीज small amount of carbon dioxide carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इवन आपके डीएनए और आरएनए, डीएनए डाई न्यूक्लियोटाइड जो आपका एसिड होता है, एंड राइबो न्यूक्लियोसाइड एसिड होता है, उसमें क्या होता है, डीएनए में और आरएनए में किसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो एक चीज जो होती है वो क्या है, हर एक एलिमेंट जो आपने जो 9th क्लास में एलिमेंट पढ़े थे डिफरेंट डिफरेंट, 10th क्लास में आपका और भी काफी सारे एलिमेंट जो के बारे में डिस्कस करना है, और जो आपकी पीरियोडिक टेबल भी हमने पढ़ दी है नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं, और वो स्टेबल बनने के लिए अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे पिछले चैप्टर में देखा था, मैं लिखता हूं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो उसकी अगर मैं लिखूं के शेल, एल सेल एंड एम सेल एंड एन सेल, तो 11 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने। पहले वाली सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर कितने रख दूंगा मैं, 2 रख दिए। नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो मैंने 8 लिख दिए। नेक्स्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट यहाँ पर हमें 18 भरने की जरूरत नहीं है, हमें तो 11 ही फिलअप करने हैं। तो लास्ट वाले सेल में कितने आ जाएंगे, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सिंस एम सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एम सेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहता है कि मेरे तो लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है, डोनेट कर देता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से इसकी लास्ट सेल कौन बन जाएगी, एल सेल बन जाएगी, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, हमारे 8। तो दैट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स की चाहत होती है कि मेरे कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, या तो इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर, या फिर शेयर करके मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम चाहते हैं कि मेरे 8 नहीं 2 ही। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम में के सेल होते हैं, और के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम तो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। तो इनको छोड़कर सभी चाहते हैं कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में हो जाएं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी इसका हम यूज करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में तो हमने कहा था आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो वो जो है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो उसके लूज करने से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे, तो वो लूज कर देता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो जो क्लोरीन का था, आपने लिखा था, क्या लिखा था, के, याद है ना आपको, 9th क्लास में लिखे थे KLM। तो 17 का क्या लिखा था आपने, लिखा था 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पर देखो लास्ट सेल में, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये भी चाहता है कि मेरे 8 हो जाए। तो ये क्या कहता है, क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके गेन करने से 8 हो जाते हैं। बट सभी चीजों के साथ ऐसा, सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ को शेयर करने पड़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, ईच एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वो कैसे करता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। सो ड्यू टू लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड द आयनिक कंपाउंड्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और कोई इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। वाइल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वहां पर कोई भी किसी भी एलिमेंट पर कोई भी चार्ज नहीं आता है, तो वो क्या रहते हैं, अपने न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें केवल 20 एलिमेंट्स लिखे हैं और 20 एलिमेंट्स के मैंने जो आप बना रखे हैं, ये एलिमेंट का सिंबल है और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रखे हैं। देखो जितने भी डॉट लगे हुए हैं तो उसके वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। तो सर स्टार्ट करो, देखो हाइड्रोजन पर एक डॉट लगा हुआ है, तो इस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हो आप, एक ही डॉट है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक और इलेक्ट्रॉन की। याद नहीं करता, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, केवल दो, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। तो देखो वैलेंसी कितनी हुई इसकी, वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो जितने में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएं, जितने इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन करने, जितने इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लॉस करने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उतनी ही इसकी वैलेंसी होती है। तो देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी एक। लिथियम, लिथियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देखो एक डॉट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है। सोडियम की भी एक है और पोटासियम की भी कितनी है, एक है। इधर देखो बेरिलियम, बेरिलियम के पास दो डॉट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, दो है और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो डॉट है, तो वैलेंसी भी कितनी है, दो है। कैल्शियम के पास दो डॉट लगी हुई है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बेरिलियम का आप लुईस स्ट्रक्चर बना दो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये लिखना आपको, बेरिलियम लिखा और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने आपको। या आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन का वैलेंस जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वो बना के दिखा दो, तो आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, एन लिखना है और उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 डॉट लगा दोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे बोरोन, बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 डॉट है। एल्यूमिनियम में भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 डॉट है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट लगा दी, तो वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, 4, क्योंकि 4 गेन कर लेगा या 4 लॉस कर देगा, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट एक्चुअली 4 गेन भी नहीं करता और लॉस भी डोनेट भी नहीं करता, ये 4 शेयर करता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है कार्बन की, 4, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का हमारा कितने पास, सिलिकॉन की भी सेम कार्बन की तरह कितने है हमारे, 4 डॉट लगी हुई है यहाँ पर, तो 4 क्या इसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास डॉट 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, पर याद रहे वैलेंसी 5 नहीं होगी, वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 5। देखो वैलेंसी निकालने का तरीका क्या होता है, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, तो उसकी वैलेंसी इक्वल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं, तब वैलेंसी इक्वल होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो ऑब्वियसली 5 4 से बड़ा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 में से इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी इसकी, कितनी होगी भाई, 3 होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 6 है, तो मुझे ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, 8 में से 6 को क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो वैलेंसी कितनी आएगी, 2। अब देख रहे हो क्लोरीन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑब्वियसली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 7, दैट इज 1 इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिंपल लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वैलेंसी, वैलेंसी उतनी ही होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी अगर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, लेकिन अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो 8 में से उस नंबर को घटा दो। या सिंपल ऐसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत होगी, 3 की, तो उसकी 3 वैलेंसी होगी। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो उसको 6 से 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2। फ्लोरीन की देख लो, फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो इसको कितने कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। सो आप इसको पढ़ लेना। अच्छा इधर वाली जो गैस पड़ी है, नोबल गैसेस पड़ी हैं, आप अगर देखो तो नियोन को देख लो, नियोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट है ना, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0, कई बार पूछ लेता है, ठीक है।
क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। सो आयनिक बॉन्ड आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। द एटम विच एक्वायर, द एटम विच इलेक्ट्रॉन अच्छा, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सो आयंस आर प्रोड्यूस्ड, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और वही आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अगर वो मोल्टन स्टेट में है और एक्वस स्टेट में है। ठीक है, हालांकि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, याद रखना इस वर्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस व्हिच इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड, एंड द कंपाउंड क्या कहते हैं? जैसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। The ionic compound has the high melting point and high boiling point and conduct electricity only in solution or molten state. They are the bad conductor of electricity in कौन सी स्टेट में? बोलो जी, सॉलिड स्टेट में, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लिखा है यहाँ पर, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन आ जाएगी, तो फॉर्मेशन का पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, ध्यान से कर लेना। ठीक है, दिखाया था ना वो इलेक्ट्रॉन, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, तो 2 डॉट लगाए थे हमने। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिए थे? ऑक्सीजन को दे दिए थे, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना था। तो इस तरह से फॉर्मेशन आपको शो करनी होगी। नेक्स्ट वी हैव द कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? बोलो। तो देखो एक बार फॉर्मेशन बताता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बता रहा हूं आपको। ये हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20, तो इसको इलेक्ट्रॉन फील करूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 8 एंड 2। तो देखो 20 हो गए हैं, तो इस पे कितने डॉट लगाऊंगा मैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2 है, तो कितने डॉट लगाऊंगा मैं? 2 डॉट लगा दिए मैंने। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं मैं? कैल्शियम ऑक्साइड की, कैल्शियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन लिखता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 2 एंड 4। ऑक्सीजन के लिए चलता है ये, ऑक्सीजन के लिए। तो इसके भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 नजर आ रहे सभी को? ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर जो है 8 ऑक्सीजन का, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। 6 डॉट लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 डॉट लगाता हूँ, 2, 2 4 और 2 6। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक। तो देखो ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 मोर इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। कार्बन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी वैलेंस सेल में कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है ऑक्सीजन पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑक्सीजन पर शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने के बाद जो बनता है ये क्या बन जाएगी? ये हमारी ऑक्सीजन, और इस पे कितने डॉट आ जाएंगे? 8 डॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और कैल्शियम पर कितना आ जाएगा? सिंस 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो ऐसे फॉर्मेशन करके आपको दिखानी पड़ेगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कंपाउंड विच कंटेन द कोवेलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड यानी कि कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं। ठीक है, उनके में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? वो कोवेलेंट कंपाउंड। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आता था, क्या आता है कि वाई कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है सिंस कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बन जाता है। ठीक है, 2 एटम्स के बीच में वो बन जाता है, वो फ्री नहीं होता। और ना ही कोवेलेंट कंपाउंड्स बनने के दौरान कोई आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या लिखूंगा? Since no free electrons and no free ions are present in case of the covalent compounds, so these are the bad conductor of electricity। क्योंकि करंट पास करने के लिए तो हमें चार्ज कैरियर की जरूरत चाहिए ना, या तो इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास
या फिर कौन होना चाहिए, आयंस होने चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं इसके पास। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, वो बाउंड हैं, बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। वो फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। सो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स है, वो भी क्या होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इन कंपाउंड्स का कम होता है। सो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड इज क्वाइट लो, as thus we can conclude that the force of attraction between these molecules are not very strong। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट यहाँ पर जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वेरी वेरी वीक होती है। सो दीज कंपाउंड्स आर द लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। सिंस दीज कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी we can conclude that bonding in these compound does not give rise to any ions। पहले ही बताया था मैंने कि इनकी बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड बनता है उससे आयन प्रोड्यूस नहीं होते, न्यूट्रल रहते हैं मॉलिक्यूल से। तो आयंस फ्री नहीं है तो चार्ज कैरियर नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? क्या कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट देखो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल बन गया, मान लो जैसे CH4 का मेथेन है, CH4 का भी दिखाऊंगा, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं, तो एक मॉलिक्यूल बन गया उसका। तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे CH4 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं। उन वीक फोर्सेस को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, इस वजह से लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। सो हेयर मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ CH4 की फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आ सकती है CH4 की फॉर्मेशन या CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर CH4 की लुईस स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? लुईस है। तो ये CH4 है, तो कैसे बनता है, देखो कार्बन का आपको पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, K सेल, ठीक है, L सेल एंड M सेल। तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करता हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं इसमें। L सेल में मैक्सिमम 4, यहाँ पर 4 रहेंगे, वरना वैसे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तो 2 + 4 हमारे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंस सेल होगी L सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक तरीका है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो K सेल में 2 बच जाएंगे, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए, हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो देते हैं हम वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? नहीं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, ठीक है। 6 तो पहले ही थे इसके पास, 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 6 जो एटॉमिक नंबर है उसका मतलब होता है इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने पर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6। तो क्या 6 प्रोटॉन्स क्या 10 इलेक्ट्रॉन को बांध सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, क्या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? नहीं। तो ये इसके पास दूसरा ऑप्शन भी चला गया, तो इसने बीच का रास्ता निकाला शेयरिंग का। तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो देखो इधर लिखता हूं मैं कार्बन, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने डॉट। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक डॉट, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा डॉट, ठीक है। तो इसके पास कितने डॉट हो गए, इनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4। हाइड्रोजन की क्या स्टेट है, देखो हाइड्रोजन का क्या स्टेटस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो इसकी K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली 1। तो इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो 4 हाइड्रोजन आती हैं कार्बन के पास और बोलती हैं कि हम आपको 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो 1-1 देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कार्बन को। कहती है कि तू 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, हम चारों जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और तू भी हमें 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हमारा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं ये। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आई, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन आई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ऊपर भी आई दूसरी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है जी। और लास्ट 4th वाली भी हाइड्रोजन आई अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और जो शेयरिंग होती है उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ध्यान से सुना ये वाली लाइन, अगर
एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ए काइंड ऑफ फोर्स विच बाइंड टू एटम्स टुगेदर, दो एटम को बांध के रखती है। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर करने के बाद? 2। इसके पास भी कितने हो गए? 2। इसके पास भी कितने हो गए? 2। और इसके पास भी कितने हो गए? 2। कार्बन के पास टोटल कितने हो गए? देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तो हो गया ना। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल से पहले एक टेबल बनाई हुई है, टेबल में लिख रखा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सम कंपाउंड ऑफ द कार्बन, कि कुछ जो कार्बन के कंपाउंड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख रखा है। तो देखो एसिटिक एसिड, विनेगर होता है एसिटिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला है CH3COOH है, IPAC नेम होता है इसका इथेनोइक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, बहुत ही कम है। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, काफी कम है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते थे, यानी कि पहले जो डॉक्टर ऑपरेशन करते थे तो बेहोश करने के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते थे, अब नहीं यूज करते। या पुरानी फिल्मों में देखा होगा, रुमाल पर कुछ वो लिक्विड डालते थे और उसका मुंह पे लगा देते थे, किसी को किसी किडनैप करना होता था तो क्लोरोफॉर्म थी, तो उससे बेहोश हो जाता है पर्सन। तो 209 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 223, सॉरी आपका 334। इथेनॉल, इथेनॉल वही जो शाम को चलती है आपकी, इथाइल अल्कोहल, दारू, शराब, ठीक है, विस्की, बियर कॉन्स्टिट्यूएंट, विस्की बियर सब इसी से बनती है। 156 मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 315 केल्विन। मीथेन गैस, जैसे मैंने बताया था, बायोगैस जो आपकी CNG होती है, 90 केल्विन, महज 90 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 111। तो सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका तो बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं आयनिक बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर यहाँ पर वीक बॉन्ड होते हैं। So we have learned about the combining capacity of various elements and how it depends upon the number of valence electrons. Let us now look at the electronic configuration of the carbon. Atomic number कितना है कार्बन का? 6. So what would be the distributions of the electrons in various cell of the carbon? तो पहले दिखा चुका हूँ कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। एम सेल में कितने आएंगे? कुछ भी नहीं आएगा, खाली रहेगी, क्योंकि 2 + 4 कितने हो सकते हैं? ऑलरेडी 6 हो सकते हैं, 6 हो सके हैं, हो चुके हैं, सॉरी। तो यहाँ पर बैलेंस इसको लिखूंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो 4 डॉट लगा दूंगा कार्बन के चारों तरफ। ठीक है, तो इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कार्बन की। ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, हाँ जी, तो जैसे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी हम कैसे बताते हैं? रिएक्टिविटी जैसे मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि अपना ऑक्टेट, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, डोनेट कर सकता है, शेयर करता है। तो गेन करना, डोनेट करना, शेयर करना, यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करना, वो इंडिकेट करता है कि वो कितना रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, जैसे मैंने नियोन ले ली, नियोन गैस में जो नियोन है आपकी, उसके पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या वो रिएक्टिव होगी? नहीं, वो रिएक्टिव नहीं है। हीलियम का पहले ही डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, क्या वो रिएक्टिव है? नहीं है। तो इसलिए नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल, दैट मींस टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी तरह कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, उनकी तरह 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए आपके। ठीक है, so elements forming ionic compounds achieve this either by gaining or losing the electrons from the outermost shell। पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे कब बनते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने से, एक एटम गेन करेगा, दूसरा आपका डोनेट करेगा, तब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इन केस ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, इट्स 4 इलेक्ट्रॉन
4 इलेक्ट्रॉन्स के आउटरमोस्ट शेल में, एंड इट नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो इसके कार्बन के पास क्या क्या रास्ते हैं? कार्बन के पास रास्ता है, पहला रास्ता है इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बन जाए C4 नेगेटिव आयंस है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पहले कर चुका हूं इसका आंसर है, लेकिन क्वेश्चन अब बता रहा हूं। क्या मैंने पहले बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन गेन कर सकता ना ही डोनेट कर सकता है, वो एक्चुअली शेयर करता है। तो क्वेश्चन बनता है वाई कार्बन कुड नॉट एक्सेप्ट और डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले मैं बता रहा हूँ गेन क्यों नहीं कर सकता, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। देखो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे 6, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बाय द 6 प्रोटॉन्स। तो इसका आंसर ये होगा। फिर 4 डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए क्या निकल लगती है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। सो it could lose 4 electron and becomes a C4 negative cations, C4 positive cations, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, having a carbon cations with 6 protons in nucleus holding the 2 electrons। 4 इलेक्ट्रॉन मान लो उसने दे भी दिए, तो इलेक्ट्रॉन रह गए उसमें 2, प्रोटॉन कितने हैं 6, तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कोई न्यूट्रलिटी हुई, क्या कोई इसका कॉम्बिनेशन हुआ, क्या कोई स्टेबिलिटी हुई, नहीं। तो कार्बन के बस की बात दोनों ही नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं कर सकता और 6 इलेक्ट्रॉन को वो गेन भी नहीं कर सकता। तो बीच का रास्ता क्या है, शेयरिंग का। सो कार्बन शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑब्टेन बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो मैंने पहले ही बताया था, जो जितने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं। मान लो आपको कोई चीज लेनी है, 100 रुपए का बेड लेना है, आपके पास 50 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास भी कितने पैसे हैं 50 रुपए हैं, तो 50 अगर आप दोगे तो आपका दोस्त भी कितना देगा 50। तो ऐसा तो कोई नहीं होता है कि आप 50 दे रहे हो तो आपका दोस्त 100 दे रहा हो, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट आगे बढ़ाता है तो दूसरा भी कितने बढ़ाएगा, एक ही बढ़ाएगा। सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। यानी कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, या तो खुद अपने जैसे कार्बन के साथ शेयर कर सकता है, या हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है, फ्लोरीन के साथ कर सकता है। इसी वजह से कार्बन के बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो ऐसा कार्बन ही नहीं है जो आपका ऐसे शेयर करता है, बहुत सारे और भी कंपाउंड होते हैं जो शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। The shared electrons belongs to the outer shell of the both the atoms and leads to both the atom attain the noble gas configuration। तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में जाते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी शेयरिंग में नहीं जाते। एक चीज याद रखना, कहीं आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भेज दो, ठीक है। तो such bond which are formed by sharing of electron pair between the two atoms are known as the covalent bond। covalently bonded molecule are seen to have the strong bond within the molecule। देखो within the molecule मैंने पहले ही बताया था, covalent bond within the molecule, इनके जैसे मिथेन बनाई थी तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया था, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। बट एक मॉलिक्यूल CH4 का और दूसरा मॉलिक्यूल CH4 का, उनके आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग के पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये, क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट होता है, बता दोगे। चलो, since the electrons are shared between the atoms and no charge particles are formed, such covalent bonds are generally poor conductor of electricity। बार बार वही चीज जा रही है, पोर कंडक्टर है क्योंकि इनमें आयंस फ्री नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ और शो कर रखा है मैंने, जैसे मैं एक दो बना के दिखाता हूँ, पेपर में आ सकती है, जैसे H2 की फॉर्मेशन, O2 की फॉर्मेशन। तो ये H2 है, आपको पता है H2 में 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है, तो एक डॉट, यानी कि क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में, एक ही है, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आई, दूसरी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आई, तो ये डुप्लीट कंप्लीट करना चाहती है, तो ये शेयरिंग कर लेती है। लो जी, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग कर ली इसने, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक, मैंने पहले बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे, तो तब क्या बनेगा, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, HH की फॉर्मेशन। मान लो ऑक्सीजन आपके पास O2, तो O2 में क्या होगा,
O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 6 हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 2 4 और 2 यहाँ बना दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 3 4 5 6। तो देखो अब आपको कैसे पता चले कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। मान लो किसी के ऑक्टेट कंप्लीट होने में 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो 2 ही तो शेयर करेगा, उसका दिमाग थोड़ी ना चला हुआ है कि वो 4 शेयर कर देगा, 5 शेयर कर देगा। तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 2 ही शेयर करेगा, तो 2 आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो ये वाला भी 2 बढ़ाता आगे, देखो देखो कितने हो गए इसके, 6 पहले थे, 2 और इस ऑक्सीजन के आगे, तो 8 हो गए। इसके साथ भी कैसा हुआ, ऐसे होगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इनके मैंने बना के दिखा रखे हैं, देखो H2 मॉलिक्यूल, देखो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो शेयर करने से क्या बन गया, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अच्छा डैश से दिखाते हैं बॉन्ड को, देखो ये डैश लगा देते दोनों के बीच में, तो डैश आ जाएगी। अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, अमोनिया अमोनिया NH3, तो देखो अमोनिया पहले देखो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5, तो ये एक एक हाइड्रोजन लेकर आई है अपना, तो ये तो क्या बना लेगी, देखो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और क्या बन गया जी, तीसरा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब अमोनिया के इलेक्ट्रॉन गिनो जी, देखो ध्यान से गिनना, इस वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल में अमोनिया के इलेक्ट्रॉन गिनो, एक नाइट्रोजन के, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इनका क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, काम बन गया। तो अमोनिया को कैसे लिखूंगा मैं, हाँ जी अमोनिया को तो ऐसे लिखूंगा मैं, ये नाइट्रोजन हो गई, ये एक हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये दूसरी हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, इनके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, और इधर तीसरा बॉन्ड बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया वो एज इट इज रह गई, ये वाले। फिर दिखा रखा CH4 का, पहले ही बताया था, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट, देख सकते हो आप 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो दैट इज द लुईस टॉट स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर, लुईस, LEWIS, लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकते हैं पेपर में। नाइट्रोजन बना के दिखाना जी, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो इस नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की, इसलिए इसने कितने बढ़ाए आगे, 3, तो इसने भी 3 बढ़ाए, और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, याद रखना नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, डबल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन, तो एलोट्रोप्स मैंने जैसे पहले बताया था चैप्टर के शुरुआत में, एलोट्रोप्स का मतलब होता है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, कोई एलिमेंट अपनी एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में जितने भी एलिमेंट दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, वो दिखते अलग अलग होंगे, ठीक है ना, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि इस केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई एलोट्रोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एलिमेंट तो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो है तो एक ही चीज, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो है तो कार्बन ही, और कार्बन में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो पढ़ो इसको, द एलिमेंट कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि नेचर में कार्बन एलिमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट करता है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फाउंड बाय द कार्बन एटम, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। अब आप ही देख लो डायमंड कितना महंगा है और कार्बन जो आपका ग्रेफाइट कितना सस्ता है, सिर्फ किस चीज का फर्क है, अरेंजमेंट की फर्क है, ठीक है। So difference lies in the manner in which carbon atoms are bonded to one another, कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से किस तरीके से बॉन्डेड है, किस तरीके से बंधा हुआ है, किस मैनर में बंधा हुआ है, किस अरेंजमेंट में बंधा हुआ है, इस चीज का डिफरेंस है, और इसी चीज में इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है। डायमंड में क्या होता है, पढ़ो, आ सकता है पेपर में, डायमंड, in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atom forming a rigid 3-dimensional structure। तो अगर डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करना आ जाए तो पेपर में आप लिखोगे इन डायमंड
ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 मोर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो कितने बॉन्ड बनाए कार्बन एटम ने? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। एंड कैसी स्ट्रक्चर बनती है उसकी? नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है उसकी। और क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड आपका। दूसरी तरफ ग्रेफाइट बिल्कुल सॉफ्ट होती है बेचारी, ठीक है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 मोर कार्बन एटम्स। इसमें देखो डायमंड में तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, पर ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताओ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहा, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए थे डायमंड में, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट 3 ही बॉन्ड बने, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहा? फ्री। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना। स्ट्रक्चर पूछ सकता है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी है, तो याद रखना कैसी स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जैसी स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल एरे। आउट ऑफ दीज बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, सॉरी आउट ऑफ द जो ये बॉन्ड बने हुए हैं एक डबल बॉन्ड होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो मूव कर सकता है। thus the valency of carbon is satisfied, graphite structure is formed by the hexagonal array being placed in the layer one above each other। तो देखो मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर इनकी, नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाऊंगा, एक बार इसको भी पढ़ लो। Two different structure are result in diamond and graphite having the very different physical property। दोनों की physical property different होती हैं and chemical property क्या होती है? Same। Diamond is the hardest substance known while the graphite is the smooth and slippery substance। lubricant के तौर पे यूज करते हैं। Graphite is very good conductor of electricity। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 3 बॉन्ड बने थे, कोवेलेंट बॉन्ड बने थे, जो 4th बॉन्ड बना था डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलेट कर सकता है रिंग में। हेक्सागन जो रिंग बने। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कार्बन को वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम रखेंगे तो डायमंड बन सकता है। दीज सिंथेटिक डायमंड आर वेरी स्मॉल, इनके सिंथेटिक प्रिपेयर्ड जो मैनमेड डायमंड होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, बट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब है नेचुरल डायमंड और इन डायमंड में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, मतलब पता देखकर पता लगता, हालांकि छोटे होते हैं, नेचुरल एक्रिलिक डायमंड बड़ा होता है। फुलरीन एक थर्ड फॉर्म होती है किसकी? थर्ड इलेक्ट्रोड पता कार्बन का, ये नाम रखा गया था आफ्टर द नेम ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन, यूएस के आर्किटेक्ट थे वो। सो फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रोप, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड द C60 फुलरीन। C60 फुलरीन थी। कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल जैसी शेप थी, ठीक है। डायमंड की 3 डायमेंशनल शेप थी, ग्रेफाइट की हेक्सागन जैसी शेप थी, और फुलरीन की कैसी शेप है? फुटबॉल जैसी। तो उसमें पेंटागन और हेक्सागन जुड़े होते हैं, जैसे फुटबॉल अगर आप ध्यान से देखो उसमें पेंटागन और हेक्सागन जुड़े होते हैं। सिंस दिस लुक लाइक द जियोडिक डोम डिजाइन्ड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो जो आपके यूएस के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक जियोडिक डोम डिजाइन किए थे, तो उन जैसी स्ट्रक्चर मैच करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरिंग। मोलिक्यूल नेम रहता है फुलरीन। तो तीनों के स्ट्रक्चर आप दिखाता हूं, देखो सबसे पहले है ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए बिल्कुल। देखो ये वाली हमारी डायमंड की, ये आपकी किसकी है? डायमंड की। तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन एटम को, देखो एक कार्बन एटम देखो ऊपर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। एक कार्बन एटम कितने से जुड़ा हुआ है? 4। फिर नेक्स्ट वाला भी किससे जुड़ा होगा? 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, इधर 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 इधर। अब आपका हो गया कि सर ये तो 2 ही से जुड़ा हुआ है, ये 2 से नहीं, इसके इधर भी कार्बन कंपाउंड होगा कोई, इसके पीछे भी होगा, फिर नेक्स्ट ये ऐसे ऐसे जुड़ते रहते हैं। तो ईच कार्बन एटम कैसे बनाओगे इसको? जैसे ये कार्बन एटम है 4 से जुड़ा होगा, 1 2 3 4 से, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम भी 4 से जुड़ा होगा, ऐसे 1 2 3 4 से, फिर ये वाला भी ऐसे ऐसे से करके जैसे ऐसी स्ट्रक्चर बना लोगे आप, ठीक है। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, ये दोनों की दोनों डायमंड की स्ट्रक्चर है। इधर किसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है? ये वाली स्ट्रक्चर है हमारी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेक्सागन जैसी। तो ये देखो हेक्सागन में 6 कार्बन एटम ऊपर देखना, 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5, ये वाला 5वां और 6। तो ये देखो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? देखो 3 ही से। देखो नंबर 2 वाला नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, और एक नीचे देखो ध्यान से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज नहीं होता है, वो डीलोकलाइज होता है, इधर उधर घूम सकता है। और इधर लास्ट में फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, किसकी स्ट्रक्चर है, फुलरीन की। तो इसमें देखो आप पेंटागन दिख रहा है, ये पेंटागन दिख रहा है बीच में, तो ये पेंटागन हेक्सागन से जुड़ा हुआ है, एक पेंटागन 6 हेक्सागन से आपका जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं फुलरीन। नाउ वी हैव द वर्साटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत बड़ी, यानी कि बहुत बड़ा दिल है कार्बन का। कार्बन कहता है किसी भी एलिमेंट को, कहता है कि बस तू आ जा, दोस्ती कर ले, हर एक को दोस्त बनाता चलता है, यही इसकी फिलोसफी है लाइफ की। So nature of the covalent compound enable carbon to form a large number of the compounds. The two factor noticed in case of carbon. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर जो कार्बन को महान बनाते हैं वो है कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी तो डिस्कस करते हैं। Carbon has the unique quality or ability to form the bond with another carbon atoms, giving a large molecule. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो सबसे पहले बता दूं, एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था सैंपल पेपर में, व्हाट इज द कैटिनेशन, अभी 2019 वाला, 1920 वाला। तो कैटिनेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद सिमिलर एलिमेंट, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस एबिलिटी को बोलते हैं कैटिनेशन। और कार्बन ही कैटिनेशन सबसे अच्छी दिखाता है। दो रीजन होते हैं उसके, एक तो स्मॉल साइज है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है उसका, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन, ब्रांच चेन हो सकती है, और इवन द कार्बन एटम फॉर्म अरेंज इन चेन्स है। अब देखो कार्बन जो है, कार्बन एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर एक लंबी लंबी कार्बन कार्बन एटम की सीढ़ी चेन बना सकता है, या फिर ब्रांचेज बना सकता है कि इधर भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन, या फिर रिंग भी बना सकता है, अभी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे सकता है। So the compounds of the carbon which are linked by the only single bond, तो जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन। याद रखना, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं उसको। एंड कार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन हैविंग द डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। No other element exhibit the property of catenation to the extent as seen in case of carbon compounds है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैटिनेशन जैसी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जितने अच्छे से कार्बन शो करता है, इतने अच्छे से कोई भी दूसरा एलिमेंट शो नहीं करता है। सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन दिखाता है कैटिनेशन, सिलिकॉन फॉर्म द कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन व्हिच हैव द चेन अप टू 7 और 8 एटम्स है। यानी कि सिलिकॉन की 8 एटम तक चेन बन सकती है, बट ज्यादा बड़ी नहीं बनती। बट दीज कंपाउंड कैसे होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल होता है। दस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। तो पूछा जा सकता है कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन कार्बन इतनी बढ़िया शो करता है, तो बता देना आप। नेक्स्ट है हमारी टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब चार वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन एटम। सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द 4 बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम्स और अनदर एटम्स। ठीक है, जो मोनोवेलेंट होते हैं। कंपाउंड मोनोवेलेंट का मतलब जो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फाउंड विद द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। और कोवेलेंट कंपाउंड बनेगी जिनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है डिपेंड अपॉन द एलिमेंट ऑफ अदर देन द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद द मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। तो कार्बन का बॉन्ड बनता है कार्बन के साथ, वो तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। तो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का फ्लोरीन के साथ, कार्बन का ब्रोमीन के साथ, कार्बन का आयोडीन के साथ, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन का सल्फर के साथ, ये सारे के सारे बॉन्ड भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो कंपाउंड भी कैसे होंगे, स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज स्मॉल साइज। तो एक नंबर में आपसे रीजन पूछ ले, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कार्बन फॉर्म द स्टेबल बॉन्ड, तो क्या उसका स्मॉल साइज। This enable the nucleus to hold on to the shared pair of electrons strongly। इससे क्या होता है, स्मॉल साइज से, स्मॉल साइज की वजह से सारा का सारा जो प्रोटॉन है थोड़ी सी जगह में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड कर लेते हैं। The bond formed by the element having the large atoms are much weaker। अगर कोई बड़ा आइटम है, बड़े आइटम में क्या होते हैं, बड़े आइटम में जो न्यूक्लियस वो फैला होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर सकता और बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता।
सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा मैंने बताया था, द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स है, जो लिविंग थिंग्स से कंपाउंड ऑब्टेन किए जाते हैं, जनरली इसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। The two characteristics features such as seen in the carbon is the tetravalency and the catenations, दो characteristic feature थे tetravalency and catenation कार्बन के, जो कार्बन को मान बनाते थे, इसी वजह से कार्बन के मिलियन एंड ट्रिलियन कंपाउंड्स थे। Put together give to the large number of the compounds, many have the same known carbon atom or other atom attached to the different carbon atom, यानी कि कार्बन का कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरा एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। These compound were initially extracted by the natural substance है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे पहले कहाँ से ऑब्टेन किए गए थे, एक्सट्रैक्टेड मतलब नेचर से एक्सट्रैक्ट किए गए थे, निकाले गए थे। It was thought that these compounds are organic and could be found by within the living system, पहले ऐसा माना गया था जब तक इतनी ज्यादा डिस्कवरी नहीं थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम केवल प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, पहले जो फोर्स थी वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला था कि जो कार्बन के कंपाउंड हैं उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम होते हैं उनके बीच में कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस प्रेजेंट है, मिस्टीरियस बॉन्ड प्रेजेंट है, रहस्यमयी, क्योंकि उनको कोई एक्सप्लेन तो कर नहीं पाया था, इसलिए उसको मिस्टीरियस फोर्स का नाम दिया था। लेकिन वोलर ने गलत प्रूव कर दिया था। 1828 में सबसे पहले एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था यूरिया। किससे बनाया था वो? अमोनियम साइनेट से। तो बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर डाइऑक्साइड ऑफ द कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट कंबाइंड टू गिव द अंडर द ऑर्गेनिक स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दो कुछ कंपाउंड होते हैं जो इनऑर्गेनिक के अंडर भी पढ़ते हैं हम, लेकिन उनको ऑर्गेनिक में भी शामिल कर सकते हैं कई बार। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन मैंने बता दिया। सैचुरेटेड क्या होते हैं? दोज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उनको बोलेंगे सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड्स विच ओनली कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन देम, जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, दे में कंटेन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और दोनों हो सकते हैं, जैसे इथीन, इथाइन, बेंजीन, हेक्सीन। यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज करेक्शन कर लेना, हेक्सेन लिखा है, ए की जगह ई कर लेना। हेक्सेन जो होता है सैचुरेटेड होता है, ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, हेक्सीन लिखना है यहाँ पर, HEXEN, हेक्सीन। ठीक है, हेक्सेन सैचुरेटेड है, तो इसको काट देना, इसको तो काट देना या फिर ई कर लेना यहाँ पर। तो सैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड शो कर रखे हैं, देखो यहाँ पर ये इथेन है, कौन है ये? इथेन लिख लेना इसको, इथेन। कैसे, किसका नाम क्या है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में नाम में लिखना सीखेंगे सबसे पहले। तो ये इथेन है, तो इथेन में कितने कार्बन आइटम होते हैं? 2। देखो हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, जो डैश दिखा रखी है ना इसका मतलब बॉन्ड। तो देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो होता ही सिंगल है, डबल बनाएगा तो कौन बनेगा? कार्बन कार्बन बनेगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी इधर भी क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन और आएगी, हमारी हाइड्रोजन आएगी यहाँ पर भी, और हाइड्रोजन आएगी। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबकी वैलेंसी कितनी है? 4। एक चीज आप याद रखना, कार्बन मैक्सिमम और मिनिमम 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अगर आपने गलती से 4 से कम बना दिया, 4 से ज्यादा बना दिया, तो आप कंपाउंड गलत बना रहे हो। आप कैलकुलेट करो, इधर देखो, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 4। इसने भी कितने बनाए हुए हैं? 1 2 3 4। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, सर ये तो उधर काउंट कर लिया था, इधर इधर वाले कार्बन आइटम के लिए काउंट कर लिया, तो इधर कैसे करें? देखो बेटा, दोनों कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ये तो दोनों में काउंट होगा। तो 1 2 3 4, इधर कितने हैं? देखो एक हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4। इसकी देख लो, बीच वाले की देखो, बीच वाले की देखो जी, 1 2 3 4। तो कितने बनाएगा? 4। ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड, देखो 2 डैश, कार्बन कार्बन के बीच में कितनी डैश लगी हुई है? 2 डैश का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन आइटम 4 बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी हो जाए। देखो एक ही हो गया, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। इधर वाला भी कितने? 1 2 3 एंड फोर्थ। इधर वाला नीचे इथाइन है, ये क्या था? इथीन, इथीन, इथीन। इधर क्या? ये इथाइन, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितनी डैश लगी हुई है? 3 डैश का मतलब 3 बॉन्ड। अच्छा 3 बॉन्ड कब बने होंगे?
तीन बॉन्ड तब बने हैं जब कार्बन, एक कार्बन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन भेजे, दूसरे में 3 भेजे, तो तीन की शेयरिंग हुई ना, ठीक है ना, 3 3 6, यानी कि 6 की शेयरिंग मतलब 6 पेयर मतलब 3 बॉन्ड। तो इसके भी 4 बनेंगे, देखो 1 2 3 और 4, इधर भी कितने हैं 1 2 3 और 4, तो ये अनसैचुरेटेड है इधर वाले। प्रोपेन, प्रोपेन क्या अनसैचुरेटेड है? नहीं, प्रोपेन में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो किस में आएगा ये? सैचुरेटेड में। प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन देखो एक डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पर, तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। प्रोपाइन, प्रोपाइन में पूरे मॉलिक्यूल में नजर दौड़ाओ, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। क्लोरोप्रोपेन कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी क्या आपका? सैचुरेटेड। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहें, कोई डाउट आए तो पूछ सकते हो आप। ओके।